हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 10th क्लास हिंदी मीडियम सेक्शंस। आई होप आप सभी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, क्योंकि बगैर प्रिपरेशन के कुछ नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ है वो प्रिपरेशन के ऊपर ही टिकी हुई है, और बोर्ड की क्लासेस हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन से पीछे नहीं हटना है। आई थिंक यू शुड बी ओबे ऑल द रूल्स। आफ्टर ऑल, अपना टाइम बगैर वेस्ट किए मैं आता हूँ लाइफ प्रोसेस। जो चला हुआ चैप्टर है, 2 दिन से चला हुआ है, उस वो आज थर्ड पोर्शन में आज ख़त्म होने वाला है। और आज 20 मई मैं आज इसे कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह हमने शिराओं और धमनियों के बारे में पढ़ा। शिराएं जो है, इसमें अंतर के क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है, शिरा और धमनियों में क्या क्या अंतर है, और ये आपको आपकी हेल्प बुक में मिल सकता है क्वेश्चन। शिराएं जो होती हैं वो अशुद्ध रक्त को, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को हृदय तक लाती है, ठीक। और धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त को, यानी कि शुद्ध रक्त। ध्यान रखिए, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा, सुबह वाला पोर्शन आपने ध्यान दिया हो तो सुबह मैंने उसमें डिक्लेयर किया हुआ है, जो सर्किल डायग्राम बनाया था, रे डायग्राम, फ्लो चार्ट जो रक्त का था उसमें, तो उसमें हृदय से बाएं आलिंद तक लाने वाला, जो रक्त को लाने वाली जो नली है, उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। फेफड़ों से जो निकलेगा जो रक्त और हृदय तक आएगा, दाएं बाएं आलिंद तक जो आएगा, वो फुफ्फुसीय शिरा है, और वो उस रक्त को, शुद्ध रक्त को लेकर के आती है। ऐसे ही सेमेज हृदय के दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को लेकर के फेफड़ों तक जो पहुंचाती है, वो कहलाती है फुफ्फुसीय धमनी। तो उसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। धमनियों की बाकी बातें, धमनियों की जो दीवारें हैं वो क्या होती हैं? मोटी होती हैं। शिराओं की दीवारें कैसी होती हैं? पतली होती हैं। धमनियों में कपाट वाल्व नहीं होती, क्योंकि दीवारें मोटी हैं। जो रक्त है वो झटके के साथ रहता है, चलता है, तो वाल्वों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिराओं में रक्त नीचे से हृदय के अन्य अन्य भागों से और हृदय तक पहुंचता है, तो उन्हें वाल्व की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे रक्त बहता है, तो इनमें, इसलिए इनमें कपाट वाल्व भी होते हैं और रक्त धीरे धीरे बहता है। तो शिराएं जो होती हैं, शरीर के आपको ऊपरी हिस्से पे जो नीले नीले सी नसें जो दिखाई देती हैं, वो शिराएं होती हैं, और धमनियां इनके अंदर होती हैं। आफ्टर ऑल, रक्त की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त की संरचना, रक्त की संरचना को पूरा तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आप बता दूंगा। और वैसे आप 7th क्लास से, 6th क्लास से ये पढ़ते चले आए। रक्त में जो है 4 पोर्शन मुख्य होते हैं। जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है ये द्रव पदार्थ होता है, जिसमें 90% तो जो क्या होता है, जल होता है। और बाकी के जो परसेंटेज है उसमें आपके विषनाशक पदार्थ होते हैं, और कुछ एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सभी श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन उसमें होता है, लाल रक्त कणिकाओं में, इसीलिए उनका रंग लाल होता है। तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये और एक जीके टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? आयरन का। किसका? आयरन। ठीक है, आयरन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। तो इसका जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का कितना होता है? 120 डेज। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में जो है जीवन काल है 120 डेज, और श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 20 डेज। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 20 डेज। ठीक। अच्छा, इसके बाद में जो प्लेटलेट्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में आते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं आप जानते हैं कि जो शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर होती है, रोग रोधक क्षमता वगैरह, सब सब इसी के ऊपर निर्भर करती है। और बिंबाणु क्या काम करते हैं? रक्त को, थक्के के निर्माण को करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, रक्त का थक्का निर्माण प्रक्रिया। उसको आप समझ लेना थोड़ा सा अच्छे से, हेल्प बुक में वो क्वेश्चन दिया हुआ है।
रक्त का थक्का निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करें। तो वो क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद पादपों में परिसंचरण, पादपों में जो है 2 ऊतक होते हैं और वो कौन कौन से, जाइलम है और फ्लोएम है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम जो वो होते हैं ऊतक, जाइलम क्या काम करता है, जड़ों से पत्तियों तक जल को, खनिज लवणों को, अन्य पदार्थों को ले जाता है। और जाइलम जो है वो 4 भागों से बनकर बना होता है, जाइलम रेशे, चालनी नलिकाएं, शाखी कोशिकाएं, जाइलम रेशे और जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम भी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, लेकिन इसमें चालनी नलिकाएं, शाखी कोशिकाओं की जगह वाहिनिकाएं और वाहिकाएं होती हैं। तो ये आपको जो जाइलम और फ्लोएम की संरचना, ये भी आपको उसमें मिल जाएगी बुक में, ठीक है। ये पेज जो है 222 गाइड में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में उत्सर्जन के ऊपर बातें आते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना उत्सर्जन है। ये बुक के 123 नंबर पेज पर दिया हुआ है। मैं इसका डायग्राम आपको अगले पेज पर दिखा रहा हूँ। उत्सर्जन क्या होता है, शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन तंत्र, अंगों का वो समूह जो इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। यस, ये आपका उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है, जिसमें जो है एक जोड़ी वृक्क होते हैं। ये बायां वृक्क है, वृक्क मतलब गुर्दे, और ये जो है दायां वृक्क होता है। और वृक्क जो है वो क्या करते हैं, रक्त को छानने का काम करते हैं। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, वृक्काणु। वृक्क के अंदर, एक वृक्क के अंदर लगभग 10 लाख से अधिक वृक्काणु होते हैं। उसका डायग्राम भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, आपको आपके गाइड में मिल जाएगा, हेल्प बुक में मिल जाएगा। वृक्काणु की संरचना और कार्यविधि, ये आप क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लेंगे। तो वृक्क जो है वृक्काणुओं से मिलकर के बनता है। वृक्काणु क्या करते हैं, पेशाब को छानने का काम करते हैं। और ये मूत्र वाहिनियां होती हैं इसमें, ये मूत्र वाहिनियां हैं। और ये नीचे मूत्राशय है, इसमें मूत्र आकर के इकट्ठा होता है। और जो मूत्राशय है, 1/3 पोर्शन जब उसका कंप्लीट हो जाता है, फिलअप हो जाता है बाय यूरिन, तो हमें मूत्र विसर्जन की, मूत्र त्याग करने की इच्छा पैदा होती है। और इसके अतिरिक्त ये वृक्काणु की संरचना है। और कई बार ये वृक्काणु की संरचना है जो कि शरीर के अंदर होते हैं। और इसमें ये ऊपर जो है कपनुमा संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, कपनुमा संरचना है, जिसको हम बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोमन संपुट। ये रहा ऊपर। इसके अंदर कोशिकाओं का समूह होता है, जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, ठीक है। और ये इसके अंदर से जो है नीचे की ओर, ये कोशिकाओं का समूह नीचे की ओर आता है। और इसमें जो है जल और अतिरिक्त जो पदार्थ होते हैं वो सब नीचे की ओर आते हैं। जब ये वापस जाता है तो अतिरिक्त जल को ये अवशोषित कर लेता है, अतिरिक्त प्रोटीनों को अवशोषित कर लेता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारे उसमें पहुंच जाते हैं। ये नीचे डायलिसिस प्रोसेस दिखाया गया है। डायलिसिस प्रोसेस क्या है, कृत्रिम वृक्क होते हैं कई बार, ये मान लीजिए आप, कई बार एक्सीडेंट में जब व्यक्ति के दोनों ही वृक्क खराब हो जाते हैं तो एक ऑपरेशन करके एक नली इसमें डाल दी जाती है, हाथ में, पैर में, कहीं भी बॉडी में। और ये डायलिसिस मशीन है। और इस मशीन के अंदर इसके जो एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसका पीएच वैल्यू रक्त की पीएच वैल्यू के बराबर होती है। तो शरीर से ये रक्त निकल करके इस मशीन के अंदर एंटर करता है। और रक्त के अंदर जो अन्य वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ये सभी, अतिरिक्त नमक होता है, ये सभी इस अपोहन विलयन में ही रह जाते हैं। और जो शुद्ध रक्त है वो वापस शरीर के अंदर पहुंच जाता है। तो ये डायलिसिस होता है। और ये काफ़ी पेनफुल प्रोसेसिंग होती है। और इसके बाद पाचन तंत्र की बात आती है। पाचन तंत्र के अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। मानव पाचन तंत्र की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करो। तो पाचन तंत्र के अलग अलग भाग होते हैं। और इसमें मुख गुहा होती है, जिसमें भोजन को पीसा जाता है।
ठीक है। और लार ग्रंथियों से ये टाइलिन नाम का एंजाइम जो है लार में उपस्थित होता है। ठीक है। ग्रास नली होती है जो कि भोजन को आमाशय तक ले जाती है। आमाशय के अंदर जो भोजन है वो अम्लीय हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछ लेता है आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है। ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है। और इसके अलावा छोटी आंत होती है जिसमें भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ठीक है। संपूर्ण पाचन होता है भोजन का, सबसे लंबा हिस्सा है आहार नाल का, सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, छोटी आंत है। और छोटी आंत में जो है जो भोजन है वो पूरा पच जाता है। 3 भागों में ये विभाजित होती है। छोटी आंत के छोटे छोटे हिस्से हैं, ग्रहिणी है, जेजुनम है, क्षुद्रांत्र है। और इसमें जो है ये पित्तरस एंजाइम इत्यादि को मिलाने का काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त ये पाचन तंत्र का डायग्राम है, नीचे और कुछ नहीं है, इसमें केवल बड़ी आंत बच जाती है। बड़ी आंत में जो है बचा हुआ अनपचा हुआ भोजन उसमें भेजा जाता है और इसमें ये क्या काम करती है, अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेती है। ठीक है। और मल को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। तो बड़ी आंत का ये काम है। और ये जो है इसका आपका डायग्राम ये दिखाया गया है जिसमें कि आहार नाल है, मुख गुहा है, आहार नाल है और पित्तरस है, यकृत है। तो ये सभी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, पाचन तंत्र का डायग्राम आपको बनाना है, उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम बनाना है और इन सारे क्वेश्चनों को करना है। शिरा और धमनियों में अंतर को करना है। पादपों में परिसंचरण के जाइलम और फ्लोएम ऊतक के कार्यों का वर्णन करना है और सारे क्वेश्चन ये आपको करने हैं। थैंक्स अ लॉट।